अक्सर कर माँ बाप को अपनी औलाद पर गर्व होता है, खासकर वो औलाद जो होनहार हो और काबिल हो, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी औलाद के पालन पोषण और शिक्षण में ही खर्च कर देते हैं। माता पिता की बस यही उम्मीद होती है कि उनकी औलाद की वजह से उनका नाम रोशन हो। आज की जो घटना है वो इन्हीं सपनों के ऊपर आधारित है। साल 2013 में ये केस पूरे देश में चर्चित रहा, क्योंकि घटना ही इतनी दर्दनाक हुई थी। लोग सड़कों पर उतरकर हत्यारों को मारने के लिए बेकाबू हो रहे थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए केस और एक नई क्राइम की वीडियो के साथ। मैं आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द रियल एचआर में। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है। 15 मार्च 2013 को सुबह का समय हल्की फुल्की सर्दी पड़ रही थी। सुबह के करीब 7 या 8 बजे होंगे। शर्मा परिवार के सभी सदस्य नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। वहीं थोड़ी ही दूरी पर माँ रसोई में नाश्ता बना रही थी। परिवार के मुखिया ऋषिपाल शर्मा अपनी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी नेहा शर्मा और 2 अन्य बेटा और बेटी के साथ बड़ी खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। ऋषिपाल शर्मा के परिवार की आर्थिक हालत भी अच्छी थी। सारा परिवार राधा स्वामी संप्रदाय को मानता था। उनकी सारी उम्मीद नेहा से थी, क्योंकि परिवार वालों की जान नेहा में बसती थी। नेहा शर्मा एक होनहार, होशियार और बेहतरीन छात्रा होने के साथ ही एक अच्छे इंसान के गुण उसके अंदर मौजूद थे। उनको अपनी बेटी पर बड़ा नाज था। नाश्ता कर नेहा शर्मा अपने पापा की लाल रंग की ऑल्टो कार से अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। नेहा शर्मा आगरा के मशहूर दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। एमएससी और एमफिल करने के बाद पीएचडी कर रही थी। सारा परिवार पूरे दिन अपने कामों में अस्त व्यस्त रहा। करीब शाम को 5 बजते हैं, क्योंकि उस समय तक नेहा कॉलेज से आ जाया करती थी। परिवार को लग रहा था कि नेहा शर्मा को कॉलेज में ही कोई काम लग गया होगा या फिर किसी दोस्त के पास मिलने गई होगी। जैसे जैसे शाम होने लगी, परिवार की चिंताएं बढ़ने लगी। नेहा शर्मा की मां को कुछ अनहोनी होने का आभास हुआ। उसने नेहा शर्मा के फोन पर कई बार कॉल की, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। लगातार कॉल करने पर एक बार किसी ने नेहा का फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आ रही थी। कहता है कि आंटी वो सदर बाजार गई है, और उसके तुरंत बाद फोन काट दिया। माँ को कुछ शक हुआ। उसने दोबारा कॉल की। कई बार कॉल करने के बाद एक बार फिर से उसी लड़के ने कॉल उठाया कि नेहा मूवी का टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी हुई है। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। नेहा की माँ की चिंता और बढ़ गई। उसने अपने पति ऋषिपाल शर्मा को कॉल किया। कहा कि नेहा अभी तक घर नहीं पहुंची है। उसके फोन पर कोई लड़का बोल रहा है। उसके बाद से फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऋषिपाल शर्मा ने भी चारों तरफ नेहा की पूछताछ की, पर उसका कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। परिवार और भी चिंतित हो गया। वहीं दूसरी तरफ शाम के करीब 7:30 बजे थे। उसी वक्त आगरा पुलिस कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजी। कॉल करने वाले ने बताया कि आगरा के दयालबाग इलाके में खेल गांव के पास एक लावारिस लाल रंग की ऑल्टो खड़ी है। पुलिस कर्मियों ने सूचना नोट की और मैसेज वायरलेस पर फ्लैश कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस के 2 सिपाही पेट्रोलिंग बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार के आसपास छानबीन की। कार खोलने की कोशिश की, पर कार अंदर से लॉक थी। पुलिस कर्मियों ने ताला खोलने वाले मैकेनिक को बुलाकर कार को अनलॉक किया। पुलिस कार के अंदर से जांच करती है। जांच में एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शर्मा परिवार अपनी बेटी के घर न लौटने की वजह से बहुत परेशान था। तभी ऋषिपाल के फोन की घंटी बजती है। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने बताया कि उन्हें लाल रंग की ऑल्टो कार लावारिस स्थिति में खेल गांव के पास मिली है, और कहा कि वे उसे अमर विहार पुलिस चौकी ले जा रहे हैं। इस तरह से यूं पुलिस का फोन आ जाने से शर्मा परिवार में हड़कंप मच गया और वह तुरंत अमर विहार पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं। नेहा शर्मा के पिता ऋषिपाल पुलिस को बताता है कि ये कार उनकी बेटी चलाया करती थी, जो कि सुबह से गायब है और घर नहीं लौटी है। पुलिस शर्मा परिवार से सारी जानकारी लेकर तुरंत करीब 8:30 बजे नेहा को ढूंढने के लिए सर्च अभियान शुरू कर देती है। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि नेहा को आखिरी बार दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया। पुलिस तुरंत नेहा के कॉलेज पहुंच जाती है, पर उस समय कॉलेज बंद हो गया था।
क्योंकि यह एक लड़की का लापता होने का मामला था। आनन फानन में पुलिस इंस्टीट्यूट का गेट खोलकर चारों तरफ सर्च करती। जैसे ही लैब का दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। लैब के उस कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और सामने नेहा की लाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। कमरे में खून इस तरह बिखरा हुआ था कि नेहा ने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं ये भी पता लगाना मुश्किल था। जब नेहा की मां ने ये मंजर देखा तो वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। पिता ऋषिपाल घुटने के बल लैब की फर्श पर गिर पड़ा, क्योंकि उसके सामने उसकी सबसे लाडली बेटी की लाश बहुत बुरी अवस्था में पड़ी थी। पिता के मुंह से दर्द की वजह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उस समय ऋषिपाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उससे उसका जीवन ही छीन लिया हो। वे वहां पत्थर की मूर्त के समान पड़ा था। पुलिस जब नेहा की लाश के करीब पहुंचती है तो पाया कि उसके पेट और जिस्म को बेरहमी से फाड़ दिया गया। उसकी जांघ और शरीर पर बहुत सारे काटने के निशान बने हुए थे। उसके मुंह में रुमाल ठूंसा गया था और दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध रखा था। उसकी सलवार घुटने तक उतरी हुई थी। मौका वारदात पर हर तरफ खून से सने टिश्यू पेपर बड़ी तादाद में पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कातिल ने हर वार के बाद अपने हाथों को खून से स्वाब किया है। उस कमरे का ये खौफनाक मंजर देखकर पुलिस वाले भी सहम गए। इतने खौफनाक कत्ल को देखकर पुलिस वाले भी समझ गए थे कि ये किसी इंसान के रूप में वैसे दरिंदे और भेड़िए का काम है। पुलिस ने लैब की जांच पड़ताल में पाया कि लैब में कोई टूट फूट नहीं हुई है, मगर लाश के पास एक कांच का पिपेट आधी टूटी पड़ी थी और आधा हिस्सा नेहा के गुप्तांग से पेट में घुसा हुआ था। पुलिस को लग रहा था कि नेहा के साथ कत्ल से पहले बलात्कार किया गया है या फिर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है, मगर नाकाम होने पर कातिल ने उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। कुछ देर बाद आगरा के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मीडिया वालों का भी वहां जमावड़ा लगने लगा। दयाल बाग में इस कत्ल की खबर आग की तरह फैल गई। राधा स्वामी संप्रदाय से जुड़े सत्संगी भी वहां जमा होने लगे। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और उसने भी क्राइम सीन से सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने लाश का पंचनामा किया और नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के अगले दिन 16 मार्च 2013 को नेहा के कत्ल की खबर सभी अखबारों की सुर्खी बन गई। अभी कुछ ही दिन पहले निर्भया हत्याकांड की आग बुझी भी नहीं थी कि इस घटना ने फिर से उस दरिंदगी की यादों को ताजा कर दिया। आगरा में लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। छात्र सड़कों पर उतर आए। हत्यारों को पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ रही थी। शहर में जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। पुलिस ने 16 मार्च की रात को ही लैब को सील कर दिया। इसी दौरान पुलिस को लैब के पास की झाड़ियों में नेहा शर्मा का टूटा हुआ लैपटॉप मिला। बढ़ते प्रेशर के कारण पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। नेहा के कत्ल को 3 दिन बीत चुके थे, पर पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। पुलिस ने नेहा शर्मा के दोस्त और उसके साथ पढ़ने वाले और नेहा शर्मा से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ की। तभी एक प्रोफेसर ने पुलिस को एक लड़के के बारे में बताया जिसका नाम विशाल शर्मा था। वे दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में निर्माण का कार्य करने वाला ठेकेदार था। पुलिस उससे पूछताछ करने उसके घर पहुंच जाती है। पुलिस ने वहां एक साइकिल देखी जिस पर खून जैसे लाल धब्बे थे। वहां एक जींस भी पड़ी हुई थी, उस पर भी लाल धब्बे मौजूद थे। घर के बाहर विशाल के जूते सूख रहे थे। ये सब देखकर पुलिस को विशाल पर शक हो गया। पुलिस ने विशाल शर्मा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने साइकिल और विशाल के जींस पर मौजूद लाल धब्बों के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए। पुलिस ने शक के बिना पर विशाल को 3 दिन तक पूछताछ करती रही, परंतु विशाल हर बार मना करता रहा। वह कहता रहा कि वह नेहा शर्मा को नहीं जानता है। उसने बताया कि वह इंस्टीट्यूट में निर्माण का कार्य कर रहा था। 3 दिन बाद लाल धब्बों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि विशाल की साइकिल और जींस और जूतों पर मिले लाल धब्बे खून के नहीं बल्कि रंग के धब्बे हैं। इसके बाद पुलिस ने विशाल को छोड़ दिया। जब साइबर क्राइम टीम को नेहा का लैपटॉप दिया जाता है तो पता चलता है कि हत्यारों ने उस लैपटॉप से सारा डाटा डिलीट कर दिया है। इसी बीच पुलिस नेहा शर्मा की कॉल डिटेल निकलवा लेती है, परंतु कॉल डिटेल में भी कोई सस्पिशियस नंबर उसे नहीं लगा। चारों तरफ इंक्वायरी करने के बाद पुलिस के हाथ एक भी सबूत नहीं लगा जिससे कि नेहा शर्मा के हत्यारों को पकड़ा जा सके।
पर पुलिस के अधिकारियों को लग रहा था कि दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में ही नेहा की हत्या की साजिश रची गई, क्योंकि नेहा शर्मा की लाश भी उसी कॉलेज के लैब में मिली थी। पुलिस ने डीआई इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी शुरू कर दी, पर डीआई इंस्टीट्यूट के अधिकारी पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी लगा दी कि उन्हें पुलिस पूछताछ के नाम पर लगातार प्रताड़ित कर रही है। पुलिस जिस मामले को आसान समझ रही थी, अब उसके रास्ते में और भी ज्यादा रुकावटें आने लगी, पर पुलिस अपनी जांच जारी रखती है। इसके बाद मीडिया में तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। पुलिस के पास ना तो कोई कातिल था और ना ही उसके खिलाफ कोई सुराग था। पुलिस को जांच करते हुए कई दिन गुजर जाते हैं। इसके चलते हुए मीडिया में लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में खबर चल रही थी नेहा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रही थी। नेहा ने अपनी रिसर्च के सारे आंकड़े एक पेन ड्राइव में रखे हुए थे। नेहा की हत्या के बाद उसका पेन ड्राइव गायब था। मीडिया वालों ने बताया कि नेहा शर्मा पीएचडी कर रही थी, वे कोई साधारण छात्रा नहीं थी। सूत्रों ने बताया कि नेहा शर्मा एक खास रिसर्च में लगी हुई थी। रिसर्च कैंसर से पीड़ित मरीजों को प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने की थी। अगर नेहा शर्मा अपनी रिसर्च में कामयाब होती तो करोड़ों लोगों का फायदा होता। कातिल नहीं चाह रहे थे कि वे रिसर्च सामने आए, इसीलिए जब उन लोगों ने नेहा से पेन ड्राइव मांगा तो नेहा ने पेन ड्राइव को निगल गई। हत्यारों ने इसी के चलते पेन ड्राइव पाने के लिए नेहा के पेट को चीर डाला और पेन ड्राइव ले गए। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी। इसके बाद पुलिस नेहा शर्मा के साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से लगातार पूछताछ करती रही, पर कोई भी छात्र कुछ बताने को तैयार नहीं था। इसलिए पुलिस ने वहां पर एक कंप्लेंट बॉक्स रख दिया। कहा कि जिस किसी के पास कोई भी सूचना हो वे इस कंप्लेंट बॉक्स में डाल दे, उसकी सारी जानकारियां गुप्त रखी जाएंगी। इसी दौरान छात्र छात्राओं ने दबी जबान से उदय पर शक जताया, हालांकि कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था। पुलिस उदय स्वरूप से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि उदय दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी का भांजा था। उदय ने पुलिस के सवालों का जवाब ऐसे दिया कि जैसे कि वे नेहा को जानता ही नहीं। पुलिस भी उसके जवाबों से संतुष्ट होकर वापस लौट आई। हालांकि बाद में उदय के परिवार वालों और डीआई के चेयरमैन ने पुलिस से नाराजगी जताई। जब पुलिस ने नेहा शर्मा के परिवार वालों से उदय स्वरूप के बारे में पूछा तो परिवार वालों ने बताया कि उदय हमेशा नेहा को परेशान करता था। पुलिस एक बार फिर से पूछताछ के लिए उदय के घर पहुंच जाती है। इस बार उदय के घर वालों ने पुलिस के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत लेकर अदालत पहुंच गए। इसी बीच पुलिस के सामने नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में लिखा था कि कत्ल से पहले नेहा शर्मा को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया था, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि नेहा के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। पुलिस अभी तक वहीं थी जहां से उसने जांच पड़ताल शुरू की थी। हत्या के करीब 15 दिन बाद पुलिस एक बार फिर से फोरेंसिक टीम के साथ डीआई के बायोलैब पहुंच जाती है। फोरेंसिक टीम बारीकी से हत्या से जुड़े सुरागों को ढूंढने में जुट गई। करीब कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने लाश वाली जगह के पास से कुछ बाल बरामद किए, साथ ही उस जगह से कुछ फिंगरप्रिंट भी लिए गए। सारे सबूतों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। पुलिस अब तक इस मामले में करीब 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुके थे। इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग तेज होने लगी। पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा केवल 20 से और 25 लोगों तक ही सीमित किया। तभी डीआई के एक प्रोफेसर ने पुलिस कंप्लेंट बॉक्स में एक पर्ची में कुछ ऐसा लिखा जिसे पाकर पुलिस को इस केस में जल्द ही कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता था। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि कत्ल वाले दिन नेहा शर्मा की कार को एक लैब टेक्नीशियन जसवीर संधू चला रहा था। पुलिस ने उसी रात चुपचाप जसवीर संधू को उठा लिया, उससे पूछताछ की, पर उसने मुख्य आरोपी का नाम नहीं बताया। पुलिस की जांच में अब वो लोग थे जो नेहा शर्मा के आसपास और लैब में सबसे ज्यादा आते जाते थे। इसी बीच पुलिस को छात्रों से पता चला कि उदय स्वरूप का लैब में आना जाना लगा रहता था। कुछ दिन बाद पुलिस को लैब से बरामद हुए बालों की फोरेंसिक रिपोर्ट मिल जाती है। उससे पता चला कि ये बाल किसी पुरुष के गुप्तांग के हैं। अब ये सवाल था कि ये बाल किसके हैं। पुलिस की लिस्ट में जितने भी सस्पेक्ट थे उन सब के और किसी बहाने से उदय स्वरूप के गुप्तांग के बालों को जांच के लिए लैब भेज देती है।
कुछ समय बाद हेयर सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है। लैब में मिले गुप्तांग के बाल और उदय स्वरूप के गुप्तांग के बालों से मैच हो गए। पुलिस को पता लग गया कि लैब में मिले गुप्तांग के बाल उदय स्वरूप के ही हैं। पुलिस एक बार फिर से उदय स्वरूप को पूछताछ के लिए थाने बुला लेती है। पूछताछ के दौरान पुलिस के साथ एक मनोचिकित्सक भी था। पुलिस ने पूछताछ का खेल शुरू किया। उसने बार बार उदय से सवालों को कागज पर लिखकर बार बार पूछने पर इस बार उदय अपने ही जाल में फंस गया। पुलिस को उसके जवाबों में फर्क दिखाई देने लगा। उदय स्वरूप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सबूतों के आधार पर उदय स्वरूप लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उदय स्वरूप ने बताया कि वह नेहा को बहुत ही पसंद करता था। उसने नेहा के सामने कई बार अपने प्यार का इजहार भी किया था, परंतु नेहा शर्मा हर बार उसे इग्नोर कर देती थी। इसी बीच उदय स्वरूप ने कई बार नेहा को कार में लिफ्ट देने के लिए भी कहा, पर नेहा उसे हर बार मना करती रही। एक दिन नेहा लैब में अकेली थी। तभी लैब के टेक्नीशियन यशवीर संधू ने उदय स्वरूप को फोन कर बताया कि नेहा आज लैब में अकेली है। खुद चौकीदार को साथ लेकर चाय पीने के लिए नीचे चले गए। तभी उदय लैब में अंदर आते हुए नेहा शर्मा को हाय बोलता है, पर नेहा ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन नेहा उसके इरादों को समझ नहीं पाई, इसीलिए उदय मौका देखकर क्लोरोफॉर्म से पीछे से नेहा शर्मा को बेहोश कर देता है। उसके बाद शुरू हुई उसकी दरिंदगी और भयानकता की कहानी। उस कहानी ने नेहा शर्मा के सारे सपनों को रौंद डाला। शर्मा परिवार के सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। वे नेहा के साथ बलात्कार करना चाहता था, परंतु फिल्मों की तरह क्लोरोफॉर्म एकदम से असर नहीं करता। असल में क्लोरोफॉर्म से आदमी धीरे धीरे बेहोश होता है। जब उदय शर्मा नेहा शर्मा के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था तो नेहा उसे अपने ऊपर से बार बार हटाती रही। गुस्से में आकर उदय ने नेहा को कागज काटने वाले कटर से उसके शरीर पर करीब 17 वार की। वहीं पास ही में पड़े पपेट से उसके पेट और गुप्तांग को फाड़ दिया। कातिल बार बार टिश्यू पेपर से अपने हाथों को खून से स्वाब कर रहा था। खून इतना ज्यादा निकल रहा था कि लैब की पूरी फर्श पर खून बिखर गया। 23 वर्षीय नेहा ने इस दर्द भरी जिंदगी से अपने आप को आजाद कर लिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उदय ने लैब से सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की। नेहा के लैपटॉप को तोड़कर लैब के पास झाड़ियों में फेंक दिया और मोबाइल को लैब से लेकर बाहर निकल गए। नेहा शर्मा की कार की चाबी यशवीर संधू को दे दी। नेहा शर्मा की मां बार बार कॉल कर रही थी तो उसी ने ही नेहा शर्मा का फोन उठाया था। पुलिस ने करीब 39 दिनों की तफ्तीश के बाद 23 अप्रैल 2013 को नेहा शर्मा मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया। लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि इस दरिंदे ने नेहा शर्मा की कितनी क्रूरतापूर्ण तरीके से हत्या की। साल 2015 में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। साल 2019 में मुख्य आरोपी उदय जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और एस.के. कौल त्रिपाठी ने उदय को देखकर कहा कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने लेबोरेटरी में एक मेधावी छात्र की हत्या की थी। जब उसकी मां बार बार फोन कर रही थी तो ये कातिल उसके शरीर को 17 जगहों से काट रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हमने इसकी फाइल देखे बगैर ही इसको पहचान लिया। इसके तथ्य हमें याद हैं। इसने कितनी घिनौने तरीके से उसकी हत्या को अंजाम दिया। आज का वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्राइम की घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की घटना के साथ एक नई वीडियो में। शुक्रिया।